सोसाइटी फ्लैट लूं या ना लूं, समझ नहीं आ रहा। चाचा जी कुछ और कह रहे थे, फूफा जी की राय अलग थी, और रमेश भैया तो हंसते हुए कहा, अरे यार फ्लैट लेके क्या करेगा, कबूतर का पिंजरा होता है। दोस्तों से बात की तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। यार सोच रहा हूँ नोएडा एक्सटेंशन में एक फ्लैट ले ही लूं। हाँ, रेट्स भी अभी ठीक लग रहे हैं। फ्लैट लेकर क्या करेगा, ये छोटे छोटे आसमान को छूते फ्लैट्स। ना जमीन तेरी, ना छत तेरी। हर महीने मेंटेनेंस अलग से दो, पार्किंग के रूल्स अलग, सोसाइटी के रूल्स अलग, कभी लिफ्ट बंद, कभी हमें पानी की दिक्कत। तो फिर फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए। लेना चाहिए। अगर आप भी सोसाइटी फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो शायद आपने भी ये बातें जरूर सुनी होंगी। लेकिन क्या सच में हाई राइज सोसाइटी में रहना इतना बुरा है, या फिर हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या जान पहचान के जो लोग कहते हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, 20 साल अपने मकान, 11 साल बिल्डर फ्लोर और पिछले 6 साल हाई राइज सोसाइटी में रहने के बाद मेरी कई धारणाएं पूरी तरह बदल गई हैं। आज बात करेंगे उन 8 सबसे बड़े मिथ्स की जिनकी वजह से लाखों करोड़ों के फ्लैट खरीदने का फैसला भी हम अधूरी जानकारी पर कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें सिर्फ सुनी सुनाई। मिथ नंबर 1, आपने भी कभी ना कभी यह बात जरूर सुनी होगी, हाई राइज फ्लैट तो कबूतर के पिंजरे जैसे होते हैं। सच कहूं, फ्लैट खरीदने से पहले मुझे भी यही लगता था। चारों तरफ एक जैसे टॉवर, छोटी सी बालकनी और सामने दूसरी बिल्डिंग। लेकिन पिछले 6 सालों में सोसाइटी फ्लैट में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ, रहने की जगह सिर्फ आपका 2, 3 या 4 BHK नहीं होता। अगर सोसाइटी अच्छी तरह प्लान की गई हो तो पार्क, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह, क्लब, स्विमिंग पूल और खुली हरियाली भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मैं आपका रहने का अनुभव सिर्फ चार दीवारी तक नहीं रहता। मैं करीब 11 साल बिल्डर फ्लोर में भी रहा हूं। वहां भी कहीं जगह पर इतने करीब करीब फ्लैट बने होते थे कि प्राइवेसी का सवाल खड़ा हो जाता था, जिसकी शिकायत लोग अक्सर हाई राइज फ्लैट के बारे में करते हैं। इसलिए सिर्फ हाई राइज को कबूतर का पिंजरा कहना मुझे सही नहीं लगता। मेरे अनुभव में असली फर्क हाई राइज या बिल्डर फ्लोर का नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग का है। मिथ नंबर 2, आप सोसाइटी में सिर्फ फ्लैट ओन करते हैं, न जमीन आपकी और न छत। यह बात आपने भी कई बार सुनी होगी, फ्लैट खरीदोगे तो सिर्फ 4 दीवारें तुम्हारी होंगी और कुछ नहीं। सच कहूं, फ्लैट खरीदने से पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन सच थोड़ा अलग है। अगर आपके फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है तो आप सिर्फ अपने फ्लैट के नहीं, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट की जमीन के भी थोड़े बहुत कानूनी हकदार होते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट हाउस में पूरी जमीन सिर्फ आपकी होती है, जबकि हाई राइज में जमीन सभी ओनर के बीच बटी होती है। इसलिए अगर आपकी प्रायोरिटी पूरी जमीन का व्यक्तिगत मालिकाना हक है तो इंडिपेंडेंट हाउस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन यह कहना कि फ्लैट में सिर्फ 4 दीवारें होती है, यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, अगर आपका परिवार बड़ा है या भविष्य में बढ़ने वाला है तो अपना मकान एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। समय के साथ आप ऊपर का फ्लोर बना के अपने बढ़ते परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन हाई राइज में ऐसा करना संभव नहीं होता। अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की। मेंटेनेंस चार्जेस सिर्फ फालतू का खर्चा है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट का मेंटेनेंस हाई राइज सोसाइटी में देना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, इतने पैसे देकर आखिर मिलता क्या है। सच कहूं, फ्लैट खरीदने से पहले मैं भी यही सोचता था,
लेकिन जब मैंने देखा कि इस पैसे का आखिर होता क्या है, तब मेरी सोच बदल गई। 24 घंटे सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, लिफ्ट की रेगुलर सर्विस, डीजी का बैकअप, कॉमन एरिया की बिजली, गार्डन, ओपन एरिया की देखभाल, गार्बेज कलेक्शन जैसी सुविधाएं अपने आप नहीं चलती। इनके पीछे लोगों की मेहनत भी होती है और हर महीने का खर्च भी होता है। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट हाउस में कई सुविधाएं होती ही नहीं, इसलिए उनका खर्चा भी नहीं होता। लेकिन जहां मरम्मत, सफाई, पानी की मोटर, बिजली की वायरिंग, पेंट या दूसरी ज़रूरतें आती हैं, वहां उनका खर्च मालिक को अलग से उठाना पड़ता है। यानी खर्च तो वहां भी होता है, बस उसका तरीका अलग होता है। मेरे अनुभव में जब सोसाइटी अच्छी तरह से मेंटेन होती है, तो धीरे धीरे महसूस होता है कि आप सिर्फ बिल नहीं भर रहे, बल्कि सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं, जिसका फायदा आपको और आपके परिवार को हर दिन मिलता है। इसलिए मैं अब मेंटेनेंस को सिर्फ खर्च नहीं मानता, मैं इसे एक सर्विस फीस की तरह देखता हूं। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की। लोग कहते हैं कि हाईराइज में पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते। ये बात तो मैंने भी कई बार सुनी थी कि हाईराइज में लोग बस अपने फ्लैट तक सीमित रहते हैं, पड़ोसियों का तो नाम तक नहीं पता होता। लेकिन पिछले 6 साल का मेरा अनुभव इसके काफ़ी अलग रहा है। मुझे लगता है कम्युनिटी बिल्डिंग और बिल्डिंग में कम से कम लोगों में ज़्यादा संबंध होता है। अगर लोगों का मिलना जुलना चाहे तो हाईराइज सोसाइटी शायद सबसे ज़्यादा मौके देता है। बच्चों की दोस्ती से परिवार जुड़ते हैं, पार्क में शाम को मुलाकातें होती हैं, लिफ्ट लॉबी में कई बार आस पड़ोसियों से मुलाकात हो जाती है, त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, RWA मीटिंग्स, धीरे धीरे कई चेहरे पहचान में आने लगते हैं और कई लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को अपनी प्राइवेसी पसंद है और ये बिल्कुल उनकी व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हाई राइज सोसाइटी में उसके अवसरों की कोई कमी नहीं होती। आज के समय में तो कई कॉलोनियों में पड़ोसी महीने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह हाई राइज की समस्या है। ये हमारे लाइफस्टाइल और हमारे आज के समय की एक कड़वी हकीकत है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 5 की। बिल्डर फ्लोर बेटर लाइफस्टाइल देते हैं कम खर्चे में। बहुत लोग कहते हैं इतने पैसे में तो बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा, फिर हाई राइज क्यों लें, मेंटेनेंस क्यों पे करें। सच कहूं, एक समय मैं भी यही सोचता था जब मैं बिल्डर फ्लोर में रहता था। लेकिन दोनों में रहकर मुझे एक एहसास हुआ, तुलना सिर्फ कीमत की नहीं, लाइफस्टाइल की भी होनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद 11 साल बिल्डर फ्लोर में रहा हूं, इसलिए उसकी खूबियां भी जानता हूं और उसकी सीमाएं भी। बिल्डर फ्लोर की कुछ बातें मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती हैं। वहां हाई राइज के मुकाबले प्राइवेसी ज़्यादा होती है क्योंकि पड़ोसी कम होते हैं, लिफ्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और मेंटेनेंस का खर्च आम तौर पर काफ़ी कम होता है। इसलिए अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ कम खर्च और आसान एक्सेस है तो बिल्डर फ्लोर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन पिछले 6 साल हाई राइज सोसाइटी में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लाइफस्टाइल सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर भी बनता है। 24 घंटे की सिक्योरिटी, बच्चों के खेलने के लिए सिक्योर्ड पार्क, वॉकिंग ट्रैक, क्लब हाउस, जिम, पावर बैकअप, प्रोफेशनल मेंटेनेंस, सीनियर सिटीजन के बैठने और घूमने की जगह, लेडीज़ के लिए और लोगों के लिए योगा की जगह, ये सारी सुविधाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं
तो इन सुविधाओं का असली कीमत आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। इसलिए मेरी आज ये सोच है कि लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ घर या कम खर्च नहीं होता, उसमें सिक्योरिटी, सुविधाएं, समय की बचत और पूरे परिवार की जरूरतें भी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मिथ नंबर 6 की। बच्चे अपना बचपन अपार्टमेंट में की रहने की वजह से खो देते हैं। शायद यह मिथ सुनते ही हम सबको अपना बचपन याद आ जाता है। गली में क्रिकेट, साइकिल चलाना, शाम होते ही दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना। सच कहूं, मुझे लगता था कि बच्चों का असली बचपन तो मोहल्ले के गलियों में ही बीता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने एक चीज महसूस की है। आज का माहौल पहले जैसा नहीं रहा जो 20-30 साल पहले हुआ करता था। आज कई कॉलोनियों में ट्रैफिक पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कई इलाकों में स्ट्रे डॉग्स की समस्या है। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स हर समय बच्चों की सेफ्टी को लेकर चिंतित रहते हैं। इसलिए कई बार बच्चे बाहर खेलने की बजाय घर के अंदर ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छी हाई राइज सोसाइटी में मैंने कुछ अलग सा देखा है। शाम होते ही पार्क बच्चों से भर जाते हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, कोई बैडमिंटन, कोई स्केटिंग सीख रहा होता है, कोई स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है और छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात, आसपास लगभग उसी उम्र के सारे दोस्त मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों का बचपन सिर्फ 4 दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि उन दोस्तों और खेलों में बनता है जो उन्हें रोज मिलते हैं। मेरे हिसाब से बचपन जगह से कम, माहौल से ज़्यादा बनता है। अगर बच्चों को सुरक्षित माहौल, खेलने की खुली जगह और अच्छे दोस्त मिल जाएं, तो अपार्टमेंट भी उनके लिए उतना ही खूबसूरत बचपन दे सकता है। और अब बात करते हैं मिथ नंबर 7 की। अपार्टमेंट में लिफ्ट का इंतजार और अपार्टमेंट के बाहर ट्रैफिक परेशान कर देता है। यह बात पूरी तरह तो गलत नहीं है। सुबह ऑफिस जाने के समय हो या शाम को पीक आवर्स, कभी कभी लिफ्ट का 1-2-3 मिनट इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत कॉमन है हाई राइज सोसाइटी में। बेसमेंट पार्किंग से गाड़ी निकालने में भी कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आगे गाड़ियां एग्जिट कर रही होती हैं। बड़ी सोसाइटी में एंट्री और एग्जिट पर थोड़ी भीड़ भी देखने को मिलती है। कुछ ऑटो वाले होते हैं, कुछ टैक्सी वाले, कुछ सोसाइटी की ही कारें होती हैं। लेकिन मैंने एक बात महसूस की, हम अक्सर हाई राइज की छोटी छोटी परेशानियां तो गिन लेते हैं, लेकिन बाकी हाउसिंग ऑप्शंस की रोजमर्रा की दिक्कतों को नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि हम सालों से ये चीज देख रहे हैं। मैं बिल्डर फ्लोर और इंडिपेंडेंट हाउस में भी रहा हूं। वहां कई बार सड़क पर पार्किंग की वजह से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता था। कई कॉलोनियों में गाड़ियां दोनों तरफ खड़ी रहती थी। कभी किसी ने गेट के सामने गाड़ी खड़ी लगा दी, कभी सड़क इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियां आराम से निकल ही नहीं सकती थी। हाई राइज में शायद लिफ्ट का 1-2 मिनट इंतजार करना पड़े, लेकिन बदले में गाड़ी की फिक्स्ड पार्किंग होती है। सड़क पर पार्किंग ढूंढने की टेंशन नहीं होती और दूसरे दिन सिक्योरिटी भी रहती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हाई राइज में कोई परेशानी है या नहीं। सवाल ये है कि कौन सी परेशानी आपके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लिफ्ट का थोड़ा इंतजार या रोज पार्किंग और सड़क की परेशानियां। मर्जी आपकी है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 8 की। अपना मकान हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। यह शायद सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा सुनने वाला एक ऐसा विश्वास है जो सच कहूं काफ़ी हद तक सच भी है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो कई शहरों में ज़मीन की कीमत समय के साथ अच्छी तरह बढ़ी है। इसलिए अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट हाउस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप पूरी ज़मीन के
मालिक होते हैं। लेकिन आज सवाल एक पूछना ये भी ज़रूरी है, क्या हर इंडिपेंडेंट हाउस अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और क्या हर अपार्टमेंट खराब इन्वेस्टमेंट होता है? मेरे हिसाब से इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस ऐसी जगह है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, बिजली पानी की दिक्कत है, डिमांड कम है और डेवलपमेंट समझ लीजिए रुकी गया है, तो रिटर्न की उम्मीद नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ अगर अच्छी लोकेशन पर बना अपार्टमेंट जहां मेट्रो, एक्सप्रेसवे, स्कूल्स, ऑफिसेस और हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं या इजीली अवेलेबल हैं, वो कई बार बेहतर रिटर्न दे देता है। यानी प्रॉपर्टी का टाइप जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसकी लोकेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट। मेरी पर्सनल राय यह है कि अगर दो प्रॉपर्टी एक जैसी अच्छी लोकेशन पर हो तो डेफिनेटली लंबे समय में इंडिपेंडेंट हाउस इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अक्सर बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग अपना घर करोड़पति बनने के लिए नहीं खरीदते, वो उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए खरीदते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर खरीदते समय सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत देखिए और सिर्फ लाइफस्टाइल की बात भी मत देखिए। इन दोनों के बीच एक ऐसा संतुलन देखिए जो फ्यूचर में एक समझदारी वाला फैसला साबित हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी निष्पक्ष और अनुभव पर आधारित जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं जितेंद्र श्रीवास्तव। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।